नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे दौर का प्रचार थमने के बाद अब सभी पार्टियों ने चौथे और पांचवें दौर के लिए चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 3 रैलियां हैं, तो प्रचार के रण में महागठबंधन भी पूरी ताकत झोंकेगा। उधर चुनाव आयोग कल के मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। तो वहीं आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर चर्चाओं के केंद्र में है। लोकतंत्र में बिहार चुनाव से जुड़ी ऐसी ही तमाम हलचलों के साथ बुनियादी मुद्दों की भी बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं लोकतंत्र, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव के तीसरे दौर के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। 6 जिलों की 50 सीटों पर वोटिंग कल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मतदाता जागरूकता की अनोखी पहल, ग्रामीण मतदाता शहरी वोटरों को कर रही हैं प्रेरित। मुहिम में चुनाव आयोग भी शामिल। चौथे और पांचवें दौर के लिए प्रचार में तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां, नीतीश लालू की भी जनसभाएं। तीसरे दौर के चुनाव से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, कहा बिहार का चुनाव केंद्र सरकार के कामकाज पर नहीं है, जनमत संग्रह। बिहार में चुनाव के 2 चरण बीत चुके हैं। अब तीसरे दौर के मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई और इस दौर में 6 जिलों की 50 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। आइए देखते हैं इस चरण में सीटों, प्रत्याशियों और वोटरों की क्या स्थिति है और चुनाव आयोग ने क्या तैयारियां की हैं। 5 चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 2 दौर शांतिपूर्ण बीते। यही नहीं, पहले दोनों चरणों में मतदान प्रतिशत भी पहले के मुकाबले ज्यादा हुआ। अब सबकी नजरें टिक गई हैं तीसरे दौर के मतदान पर। तीसरे दौर में कुल 6 जिलों में वोट डाले जाएंगे। इनमें सारण, वैशाली, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों में मतदान होना है। इस दौर की 50 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तीसरे चरण में पटना जिले में सबसे ज्यादा 14 सीटें हैं, सारण में 10, वैशाली में 8, नालंदा और भोजपुर में 7-7 और बक्सर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। तीसरे दौर में वोटरों की बात करें तो इस दौर में कुल 1,45,50,062 मतदाताओं को वोट देने का अधिकार है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 78,48,207 है, जबकि महिला मतदाता 67,01,274 हैं। 581 अन्य श्रेणी के वोटर हैं। इस दौर में कुल 808 प्रत्याशी हैं, जिनमें 283 निर्दलीय उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। इस दौर में 71 महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। सबसे ज्यादा प्रत्याशी पटना जिले की कुम्हरार सीट पर हैं, जबकि सबसे कम भोजपुर की अगियाव सीट पर। तीसरे दौर की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो इस दौर में सबसे ज्यादा 47 उम्मीदवार बीएसपी ने उतारे हैं। इसके बाद 34 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, आरजेडी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो सीपीआई ने 19, जेडीयू ने 18 और एलजेपी ने 10 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं सीपीएम ने 7, कांग्रेस ने भी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि एनसीपी और आरएलएसपी 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पहले 2 दौर के मतदान से उत्साहित चुनाव आयोग ने इस बार भी खास इंतजाम किए हैं। आयोग ने इस दौर के लिए कुल 14,170 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं, जिसमें इतने ही कंट्रोल यूनिट और 20,812 बैलेट यूनिट लगाई गई हैं। इस बार पोलिंग बूथों की सुरक्षा का पूरा जिम्मा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का है, जबकि राज्य पुलिस और होमगार्ड की जिम्मेदारी वोटिंग लाइनों की व्यवस्था और पेट्रोलिंग जैसे कामों की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तीसरे दौर की वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 6 जिलों की सभी 50 सीटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब तक 94% से ज्यादा मतदाता पहचान पत्रों का वितरण हो चुका है। 40 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक और 10 सीटों पर 7 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होगी। 1107 police companies, which includes CAPF as well as state police force, 1107 कंपनीज और पुलिस फोर्स इसमें उपयोग में लाया जा रहा है और 716 पोलिंग स्टेशन से लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। और तीसरे दौर के मतदान के मद्देनजर चुनाव आयोग की तैयारियों पर राज्यसभा टीवी संवाददाता कृति मिश्रा ने पटना में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय वी नायक से खास बातचीत की।
मेरे साथ अभी हैं बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। वेलकम टू राज्यसभा टीवी सर। 2 क्रूशल फेजेस हो गए हैं, अब तीसरा फेज है। किस तरह से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं? अब की बार चुनाव की तैयारी एकदम पुख्ता है। आपने भी देखा होगा कि फर्स्ट और सेकंड फेज जो नक्सल प्रभावित इलाकों में था वो भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। और अब की बार बिहार में चूंकि ये बिहार अकेला स्टेट इलेक्शन के लिए जा रहा है तो हमारे पास पर्याप्त केंद्रीय सुरक्षा बल हमारे पास हैं, तो हर एक बूथ पर हम लोगों ने इनकी तैनाती की है। सर, अगर मैं पिछले 2 फेजेस की बात करूं तो काफी इम्प्रेसिव टर्न आउट रहा है वोटर्स का। अगर बात करें तो इस बार क्या तैयारियां हैं, कैसे आप वोटर्स को मोटिवेट करना चाहते हैं? खासकर अगर अर्बन सेंटर्स की बात करें तो लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो एक छुट्टी का दिन मानते हैं, तो उनको मोटिवेट करना कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में बाहर आएं और अपने मत का प्रयोग करें, किस तरह की तैयारी है? नहीं, हम लोग अर्बन एरियाज के लिए हालांकि कोई अब की बार तो विशेष प्रयास कुछ हुआ है। नॉर्मली अर्बन एपैथी एक फैक्टर हमेशा लोअर टर्नआउट के पीछे रहा है। पर पटना में भी हम लोगों ने जो रेडियो जॉकी वो काफी पॉपुलर होते हैं लोगों के साथ, खासकर युवा वर्ग के साथ, तो उनको भी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट आइकॉन बनाया है, स्टेट आइकॉन्स बनाया है। धन बल की अगर बात करें, उसके प्रयोग पर अंकुश लगाने की काफी कोशिश की है इलेक्शन कमीशन ने। धन बल, बाहुबल, ये हमेशा इलेक्शन के साथ जुड़े हुए टर्मिनोलॉजी बन गया है। धन बल का खास प्रयोग बिहार के संदर्भ में नहीं रहा है, फिर भी अब की बार अप्रत्याशित कहा जा सकता है कि काफी हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के दरमियान लगभग 20 करोड़ रुपया कैश अनअकाउंटेड और एक हवाला रैकेट को भी हम लोगों ने उसको ध्वस्त किया। किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके? अब की बार सिर्फ अगले 3 फेजेस के लिए नहीं, सारे फेजेस के लिए हम लोगों ने 100% पुलिस, सेंट्रल पुलिस फोर्स की तैनाती पोलिंग स्टेशन पे की है। और ये बाकी जो 3 फेजेस हैं उसमें भी हम लोगों की तरफ से जो है सुरक्षा प्रदान करने में कोई कमी नहीं रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर का चुनाव प्रचार थमने के बाद अब सभी पार्टियों ने चौथे और 5वें दौर के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौथे दौर के लिए सीतामढ़ी, बेतिया और मोतिहारी में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली रैली सीतामढ़ी में सुबह करीब 10 बजे होगी। इसके बाद वो बेतिया और मोतिहारी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए के नेता भी आज चौथे और 5वें चरण के लिए प्रचार के रण में उतरेंगे। उधर महागठबंधन ने भी चौथे और 5वें दौर के लिए मतदान के लिए प्रचार की व्यापक रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। नीतीश कुमार रघुनाथ, जीरादेई, सीवान, बरहरिया, दरौंदा, महाराजगंज में जनसभाएं करेंगे। चौथे दौर में 7 जिलों की 55 सीटों पर 1 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 5वें और आखिरी चरण में 9 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होगा। बिहार में तीसरे चरण के मतदान से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राज्य के चुनाव का नतीजा केंद्र सरकार पर जनमत संग्रह नहीं होगा, लेकिन विश्वास जताया कि बीजेपी अगले 2 चरणों में अच्छा प्रदर्शन करेगी। जेटली ने कहा कि पहले 2 चरण में जहां चुनाव हुए वो ऐतिहासिक तौर पर कभी भी बीजेपी का गढ़ नहीं रहे थे, लेकिन पार्टी अपने विरोधियों से आगे रहेगी। पहले 2 चरणों में 81 सीटों पर मतदान हुआ। जेटली ने कहा कि 81 में से 21 सीटें पार्टी के पास थीं। तीसरे चरण के तहत 50 विधानसभा सीटों के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 1 नवंबर को चौथे चरण में 55 सीटों के लिए मतदान होगा। हालांकि 5वें और अंतिम चरण के लिए उन्होंने कुछ भी अनुमान लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर को जिन 57 सीटों पर मतदान होना है उसका समीकरण पहले 4 चरणों से बिल्कुल अलग है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और महागठबंधन से सवाल पूछा है। उन्होंने महागठबंधन से पूछा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव क्यों नहीं राहुल गांधी के साथ मंच साझा कर रहे हैं।
राहुल की रैलियों में ये दोनों नेता क्यों नहीं दिख रहे? उन्होंने दोनों नेताओं पर राहुल गांधी से दूरी बनाए रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और एनसीपी के हटने के बाद महागठबंधन जो है वो बिखर गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोप को बेबुनियाद करार दिया। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर उन्होंने एनडीए को खुली बहस की चुनौती भी दी। आपको बता दें कि चौथे दौर के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार पर महादलितों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण में 5% कटौती करने का आरोप लगाया था। नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसे बयान देकर पीएम वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और सीधा रुख करेंगे पटना का, जहां से कृष्ण कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका कृष्ण कुमार जी। सवाल मेरा आपसे है, चौथे और पांचवें दौर के प्रचार पर जाहिर तौर पर आज बहुत तेजी होगी। चौथे और पांचवें दौर का प्रचार भी चल रहा है, कल वोटिंग भी होनी है। ऐसे में आज का क्या माहौल होगा? आज का माहौल एकदम सुधेरी है, एकदम लोग चुपचाप हैं और शहर का सबसे बेसी सीट पटना में है। यहाँ पर जरा सा बीजेपी का इन्फ्लुएंस कुछ ज्यादा है केवल शहर में, अर्बन एरिया में। लेकिन लोग तो जानते ही हैं, इंडिया लिव्स इन विलेजेस। गांव के लोग सो बेसी रहते हैं वोट देने के लिए, उनका परसेंटेज ज्यादा रहता है। और लेकिन शहर के लोगों का बहुत लो परसेंटेज रहता है अपना वोट डालने में। तो यहाँ पे सो अभी पटना एकदम बहुत शांत लग रहा है शहर। और बाकी जो पटना के आसपास के इलाके हैं जहाँ रूरल एरिया में है, वहाँ पर एक्टिविटीज है। लोग सो अपना खूब घूम रहे हैं, अपना इलेक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं। एक ही बात है जो आज जो हो रहा था इलेक्शन का जो कैंपेन का हल्ला, सो पटना में कम हो गया है। बट देयर इज एरी साइलेंस। यहाँ पर पटना में एकदम लोग चुपचाप हैं। पटना के लोगों का, पटना में शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के एमपी हुआ करते हैं पटना साहिब से, लेकिन लोगों में जरा सा आक्रोश है जो उनको बीजेपी लीडरशिप ने क्यों इग्नोर कर दिया। और वो ऐसा इग्नोर कर दिया जो बेचारे यहाँ पर बैठे बैठे रहे, उनको कोई नहीं चांस दिया, वो गोवा चले गए। और अभी लोग पटना में कुल मिला के आज का माहौल शांत है, जैसा कि आप बता रहे हैं। आपसे मेरा अगला सवाल है, अरुण जेटली ने जो ताजा बयान दिया है उससे लेकर आपका क्या कहना है? अरुण जेटली का बयान यही नहीं कि इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो कैसे कह रहे हैं आप वही जानते हैं। बिहार इलेक्शन का इम्पैक्ट प्रभाव एकदम पूरे राष्ट्र पे, पूरे हिंदुस्तान में पड़ेगा जी। जो ही इनका जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का एजेंडा है नरेंद्र मोदी का, वो सब बेस कर रहा है सब बिहार इलेक्शन पर। अगर वो बिहार इलेक्शन में नहीं जीत पाते हैं तो सारा चीज एकदम ठप हो जाएगा। दूसरी बात, जो पॉलिटिकल जो अभी सो अशांति हो गई है, लोगों में जो अभी असहिष्णु हो गए हैं, इंटॉलरेंट हो गए हैं, जो रिसेंट इवेंट्स हुआ है दादरी और हरियाणा के विलेज में, और सो वोट के पोलराइज को, बिहार के इलेक्शन को देख करके, इस पर सो बाद में अगर वो हार जाते हैं तो इस पर सो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे देश में। सो एक माहौल हो जाएगा एंटी माहौल, एंटी मोदी माहौल, क्योंकि मोदी साहब ने बहुत प्रोमिसेस किया है इलेक्शन के पहले, 2014 के पहले और आज भी। लेकिन क्या हुआ सो इस देश के लोग जानते हैं, इसीलिए इम्पैक्ट तो पड़ना ही है। अब जेटली साहब क्या कहते हैं क्या नहीं, हमको बड़ा आश्चर्य लग रहा है जो कैसे नहीं इम्पैक्ट होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वैशाली जिले में विकास बना मुद्दा। India and Africa, 55 countries, 1/3 of humanity. Massive business opportunity
investment potential just waiting to be tapped. Watch a special report on India-Africa trade. India-Africa, a billion opportunities. At 5 p.m. on Rajya Sabha Television. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक अनोखी पहल। जी हां, बिहार में बाकी चरणों के मतदान के लिए अब मतदाता एक दूसरे को वोट देने की अपील कर रहे हैं और इस पहल में चुनाव आयोग उनकी मदद कर रहा है। देखिए चुनाव आयोग और मतदाताओं की इस नई पहल को। हाथों में तख्ती लिए ये एक जागरूक मतदाता है और इन्होंने शहरों के मतदाताओं को जागरूक करने का जिम्मा उठाया है। पटना में अलग अलग जगहों पर आपको ऐसे मतदाता लोगों को वोट देने के लिए जागरूक करते नजर आएंगे। विभा लाल ने भी ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। मधुबनी की रहने वाली विभा पटना में इसी काम के लिए आई हैं। हम गांव से शहर में आए लोग को प्रेरित करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि वोट कीजिए, क्योंकि वोट हमारा अधिकार है और वोट करेंगे तो हमारे देश का भी भला होगा, गांव का भी भला होगा। मुझे विवाह इस बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं जरूर वोट डालने जाऊंगी। पटना शहर के मतदाताओं की तादाद करीब 45% है। लोकसभा चुनाव में यहाँ करीब 56% मतदान हुआ था। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, गांव के मतदाताओं की तुलना में शहर के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कम किया था। 2010 में बांकीपुर से 36% मतदान, कुम्हरार से 37%, दीघा से 38% और पटना साहिब में 35% मतदान हुआ था, जबकि मनेर, फुलवारी, मसरूही में 50% से ज्यादा मतदान हुआ। ग्रामीण वोटर मानते हैं कि वो तो अपनी दिहाड़ी गवा कर भी वोट डालने जाते हैं, लेकिन शहरों में कई लोग इलेक्शन वाले दिन सिर्फ छुट्टी मनाते हैं। ऐसे में ग्रामीण वोटर निकल पड़े हैं शहरी वोटरों को प्रेरित करने, ताकि भारत का लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत हो सके। पटना से कैमरामैन सरोज के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सीधे रुक करेंगे पटना का। कृति मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। कृति, कल तीसरे दौर की वोटिंग होनी है, क्या तैयारियां हैं इसे लेकर? जी देखिए, जो सुरक्षा का इंतजाम है अमृता, वो पूरी तरह से पुख्ता कर लिया गया है। 1107 कंपनीज होंगी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की और हर कंपनी में करीब 100 पर्सनल रहेंगे। साथ ही जो स्टेट पुलिस है वो भी रहेगी। अगर मैं आसमान की बात करूं तो 5 हेलीकॉप्टर और साथ ही ड्रोन इस तरह से पूरी तरह से नजर रखेंगे कि कैसे निष्पक्ष चुनाव हो सके। जो 50 कंस्टिट्यूएंसीज है, यहाँ पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर नदियां हैं, तो नदियों में 47 मोटर बोट्स रहेंगी। साथ ही जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उसमें वेबकास्टिंग रहेगी, ताकि पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हो सके। जी अमृता। जी कृति, मतदाता जागरूकता अभियान पर आपने जो रिपोर्ट भेजा वो हमने देखा, अपने दर्शकों को भी दिखाया। काफी दिलचस्प था ये कि मतदाता ही मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। जी हाँ अमृता, देखिए जो सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि जो अर्बन सेंटर्स है वहाँ पर लोग बड़ी संख्या में अपने मत का प्रयोग करने के लिए बाहर नहीं निकलते, और वहीं अगर रूरल सेंटर्स का आप रिकॉर्ड देखिए तो वहाँ पर अच्छा टर्नआउट देखा जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ने एक नई तरकीब सोची कि किस तरह से रूरल वोटर्स को बाहर लाया जाए और अर्बन वोटर्स को मोटिवेट किया जाए। ये इसमें एक एनजीओ का भी साथ लिया चुनाव आयोग ने, और ये पहल शुरुआत की गई थी दिल्ली से, जहां पर रूरल वोटर्स ने, दिल्ली में जब चुनाव हुआ था, जहां पर रूरल वोटर्स ने अर्बन वोटर्स को मोटिवेट किया था। तो उसी को मॉडल को यहाँ पर लागू करते हुए जगह जगह पर रूरल वोटर्स अर्बन वोटर्स को कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि अगर आप अपने मत का प्रयोग नहीं करते तो आप अगली बार अपने नेताओं से शिकायत करने का हक खो देते हैं। जी अमृता। जाहिर तौर पर कृति, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तीसरे दौर का प्रचार थमा तो चौथे दौर के लिए अब प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोमवार को चौथे दौर के लिए सीवान में जनसभा की। उन्होंने जहां एक और महागठबंधन पर वार किया तो वहीं अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। चौथे दौर के लिए प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री सोमवार को सीवान पहुंचे। उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विकास के नाम पर जनता से वोट की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का दावा भी किया। मैं तो साफ देख रहा हूं, ये मिजाज
इसे कोई जनसभा कह सकता है क्या? इसको कोई रैली कह सकता है क्या? इसको कोई रैली कह सकता है क्या? अरे इसको कोई रेला कह सकता है क्या? अरे भाइयों बहनों, मैं तो देख रहा हूं, ये तो रैली से भी आगे निकल चला गया, रेला से भी आगे निकल चला गया। ये तो परिवर्तन का मेला है, मेला, परिवर्तन का मेला। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जहां एक ओर अपनी सरकार के अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं महागठबंधन के नेताओं की जमकर आलोचना भी की। आपने दो पीढ़ी तबाह कर दी है, दो पीढ़ी तैयार तबाह कर दी है 25 साल में। दो पीढ़ियों को विनाश करने वाले लोगों को अब बिहार की जनता इन तीनों लोगों को एक साथ भगा देने वाली है। चौथे दौर की 55 सीटों के लिए 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 5वें दौर की 57 सीटों पर 5 नवंबर को मतदान होगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और वहीं चौथे दौर के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को 3 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने यूपीए सरकार के साथ साथ बिहार में नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, साथ ही केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा प्रहार किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को चौथे दौर के प्रचार की शुरुआत कर दी। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के विवादित बयान पर भी प्रहार किया। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए प्रधानमंत्री के वादों को भी आड़े हाथों लिया। दाम बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत हो गई है, मैं महंगाई को कम करूंगा। पूरे हिंदुस्तान को वायदा किया था कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। मेक इन इंडिया की बात की, 15 लाख रुपए हर एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डालूंगा। उनके मंत्री कहते हैं जब कुत्ता मरता है तो सरकार का कुछ लेना देना नहीं होता है। मोतिहारी में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने यूपीए के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने बिहार का चेहरा बदलने का भी जनता से वादा किया। महागठबंधन की सरकार पूरा करके दिखाई दी। प्रगति की बात हुई और बिहार आगे बढ़ने लगा। पहले आप लोगों को डर लगता था, उस डर को नीतीश कुमार जी ने खत्म किया। महिलाओं के लिए जबरदस्त काम किया और विकास की बात करते हैं, सबको छोड़कर एक साथ आगे ले जाते हैं। बिहार के युवा के लिए, बिहार के किसान के लिए, बिहार के मजदूर के लिए हम बिहार को चलाएंगे। महागठबंधन यहां जीतेगा, नीतीश जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। राहुल गांधी ने सोमवार को पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के साथ साथ पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी की 3 रैलियों को संबोधित किया। ये तमाम इलाके चौथे दौर में आते हैं, जहां 1 नवंबर को चुनाव होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वैशाली बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम समेत कई देशों से यहाँ लोग आते हैं। बावजूद इसके आज भी वैशाली के पर्यटन स्थल विकास से दूर हैं। ऐसे में पर्यटन का विकास इस बार विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा है। धर्म, संस्कृति और पुरातत्व के पहलुओं से भरपूर वैशाली को लोकतंत्र की जननी के रूप में भी जाना जाता है। कुंडग्राम में भगवान महावीर का जन्म हुआ तो वैशाली भगवान बुद्ध की कर्मस्थली रही। लिच्छवी शासकों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोकतंत्र की स्थापना की। वहीं अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया। हर साल यहां देश विदेश से लाखों सैलानी आते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी से उन्हें निराश होना पड़ता है। For the tourists, maybe it's not very convenient to stay here. मंदिर का जीर्णोद्धार अच्छी तरह होना चाहिए, इसलिए भी मदद करने के लिए चाहिए।
सरकार को। ये महावीर भगवान का जन्म स्थान है। वैशाली में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, बावजूद इसके आज भी वैशाली के पर्यटन स्थल विकास से महरूम हैं। टूरिस्ट यहाँ आते हैं लेकिन रुकते नहीं है। टूरिस्ट आते हैं, पटना में रुकते हैं, गया में रुकते हैं, ठहराव यहाँ है नहीं। सरकार के आज तक केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ध्यान इस वैशाली पे है ये नहीं है किसी के पास। खाने पीने का हाँ रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, होटल वगैरह नहीं है, होटल इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा कमी है। तो बिहार गवर्नमेंट को बिहार टूरिज्म को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। भगवान महावीर जैन की जन्मस्थली और भगवान बुद्ध की कर्मस्थली रहे वैशाली में पर्यटकों की एक ही शिकायत है कि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं तक भी नहीं हैं। तमाम सरकारी वादों के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के लोकल जो रोजगार है उस पर असर पड़ता है। इस बार जनता सोच रही है कि अगर यहाँ का कोई प्रतिनिधि इनकी मांगों को पूरा कर दे तो शायद इनकी रोजगार की कुछ समस्या हल हो पाएगी। वैशाली से कैमरामैन प्रेम के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा आज भी एक पिछड़े इलाके के रूप में जाना जाता है। यूपी आंदोलन से निकले बिहार के किसी भी नेता ने अभी तक सिताब दियारा की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। आइए देखते हैं सिताब दियारा में जेपी के गांव का क्या है हाल। संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जयप्रकाश नारायण का गांव सिताब दियारा। सिताब दियारा गांव की पहचान आज जेपी से है। उत्तर प्रदेश से सटे और बिहार के छपरा जिले में स्थित सरयू नदी पर बसे इस गांव में आज़ादी के करीब 7 दशक बाद भी सड़क नहीं पहुंची है। सिताब दियारा पहुंचने के लिए पहले उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है। बिहार में सरकारें आईं और गईं, लेकिन यहां तक पुल नहीं बना। लालू का भी काल चला गया, विकास नहीं हुआ। नीतीश का भी काल चला गया, विकास नहीं हुआ। अब एक बार नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार ने इसको जयप्रकाश नारायण नगर लाला टोला को, जयप्रकाश जी की जन्मभूमि को राष्ट्रीय स्मारक, जयप्रकाश फाउंडेशन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। जनता को एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी है। जेपी के गांव के बाद अब उनके पुश्तैनी घर की हालत देखिए। जेपी 1977 के आंदोलन के वक्त भी यहीं रहे थे। उनके आंदोलन से कई शिष्य निकले और राज्य से लेकर केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन जेपी चुनाव में याद किए गए और फिर भुला दिए गए। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, नहीं मेरे जगह जमीन है, न मेरे पेंशन है, नहीं मेरे पास कुछ है। एक लड़का एक लड़की है, वो अपना कमाता पेट काट के हमको पालता है। इस विधानसभा चुनाव में भी जेपी का नाम सभी दल और गठबंधन ले रहे हैं, लेकिन 25,000 की आबादी वाले इस गांव के लोग अब नेताओं के आश्वासनों से थक चुके हैं। विकास बहुत होना चाहिए। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर का रहना चाहिए। यहाँ जब किसी को इमरजेंसी पड़ता है तो यहाँ से लोग लेकर जाते हैं छपरा, बीचे में लोग मर जाते हैं, ऐसा हाल है। लेकिन यहाँ सब रहना चाहिए, रोड अच्छा रहना चाहिए। छपरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में नदी से होने वाला कटाव, अतिक्रमण, बेरोजगारी और अवैध शराब का कारोबार मुख्य समस्याएं हैं। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। लोकतंत्र 2015 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।